गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का ये वीडियो लेक्चर बीए पार्ट सेकंड के विद्यार्थियों के लिए है। पेपर सेकंड भारतीय राज्य व्यवस्था। और जो पिछला हमारा टॉपिक था भारत के स्वतंत्रता संग्राम में राजस्थान का योगदान, तो हमने 8 तारीख वाले वीडियो लेक्चर में उसका पार्ट 1 देखा था। आज हम पार्ट 2 देख रहे हैं इसमें। और इस पार्ट 2 के अंदर एक महत्वपूर्ण टॉपिक है बिजोलिया किसान आंदोलन। ये ना केवल आपके एग्ज़ाम यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम के लिए बल्कि कंपटीशन एग्ज़ाम्स में भी इस पे काफ़ी प्रश्न पूछे जाते हैं राजस्थान जीके के अंतर्गत। तो बिजोलिया किसान आंदोलन भारत का प्रथम संगठित अहिंसक आंदोलन था। और इस आंदोलन का जो ये स्थान है बिजोलिया, ये मेवाड़ रियासत का ठिकाना था। इसका वास्तविक नाम विजयावल्ली है और ये इसका अपभ्रंश होते होते बिजोलिया बन गया। भीलवाड़ा से कोटा मार्ग पर जाते वक्त पठारी भाग है जिसे ऊपरमाल का पठार कहा जाता है। इस ऊपरमाल के जागीर में ही ये बिजोलिया ठिकाना है। बिजोलिया ठिकाने की स्थापना अशोक परमार ने की थी। अशोक परमार जगनेर भरतपुर का निवासी था, जो खानवा के युद्ध के समय राणा सांगा की सहायता के लिए आया था। राणा सांगा ने इस सहायता से प्रसन्न होकर अशोक परमार को जागीर के रूप में ये बिजोलिया ठिकाना दिया था। बिजोलिया लगभग 83 गांवों का समूह है, जहां धाकड़ जाति के किसानों की संख्या ज़्यादा है। और धाकड़ किसानों का जातीय संगठन बहुत पुराना और मजबूत है। बिजोलिया में किसान आंदोलन का प्रारंभ होने का वैसे तो मुख्य कारण यही मान सकते हैं कि भारत के भी विभिन्न भागों में उस समय जातीय जनजातीय आंदोलन और किसान आंदोलन हो रहे थे। परंतु यहाँ के किसानों पर यहाँ के ठिकानेदार द्वारा लगभग 84 प्रकार के कर लगाए हुए थे, 84। और इन 84 करों का जो बोझ है उसको वसूलने के लिए ठिकानेदार के आदमी अमानुषिक और पाशविक कृत्य जनता के साथ करते थे। तो किसान इस चीज़ से बहुत परेशान थे और इस का विरोध भी करते थे। परंतु क्योंकि ठिकानेदार बहुत शक्तिशाली था, तो किसानों को कोई राहत इस लगान से नहीं मिल रही थी। 1897 में राव कृष्ण सिंह बिजोलिया का ठिकानेदार बनता है। और उसके समय में जो लगान वसूल की जा रही थी उसमें लागबाग, बेगार, कूता, लाटा, इस प्रकार की जो बहुत सारी प्रकार के अलग अलग कर टैक्सेस जो है वो जबरन इनकी वसूली किसानों से की जाती थी। जब ये ठिकानेदार बना तो किसानों को लगा शायद हो सकता है कि नया ठिकानेदार है तो कुछ राहत देगा या करों में कमी करेगा या करों की जो दर है उसमें कमी होगी। परंतु ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और लगातार जो है शोषण और अत्याचार बढ़ते गए ठिकानेदार के। 1897 में बिजोलिया ठिकाने में ही गिरधरपुरा गांव में गंगाराम किसान के पिता की मौत होने पर वहाँ उसके पिता के मोसर में, यानी 12वां दिन जो होते हैं उसमें मोसर में किसानों की बड़ी संख्या में जमावड़ा हुआ। किसानों ने अपने वहाँ जो सीनियर लीडर्स थे, अपने सीनियर नेता थे ठाकरी पटेल और नानजी पटेल को ये जिम्मेदारी सौंपी कि वो मेवाड़ महाराणा फतेह सिंह से मुलाकात करें और महाराणा को इस ठिकानेदार की शिकायत करें कि किस प्रकार से अनुचित कर किसानों पर लगाता है और किस प्रकार शोषण और अत्याचार से अपना शासन चला रहा है। तो नानजी पटेल और ठाकरी पटेल वहाँ जाते हैं और मेवाड़ महाराणा उनकी शिकायत पर हामिद हुसैन नामक व्यक्ति को जांच के लिए भेजता है। हामिद हुसैन इस प्रकरण की पूरी जांच करते हैं और अपना प्रतिवेदन महाराणा फतेह सिंह को देते हैं, परंतु महाराणा फतेह सिंह इस पर कोई कार्रवाई नहीं करते। इस उपेक्षा से जो राव कृष्ण सिंह है उसके हौसले और बुलंद हो जाते हैं और वो किसानों पर और अधिक अत्याचार करने लगता है। 1903 में ये एक और नया प्रकार का कर लगाते हैं जिसको चवरी कर कहा जाता है।
चौरी कर का मतलब है कि यदि कोई ठिकाने पर रहने वाला व्यक्ति अपनी लड़की का विवाह करेगा तो उसको 5 रुपया नगद ठिकानेदार को जमा करवाना होगा। जैसा किसानों ने जनता ने इसका बहुत विरोध किया और 2 साल तक अपनी कन्याओं का विवाह नहीं किया और ऐसी 200 लड़कियां जो विवाह योग्य थीं उन लोगों को ले जा कर के और कृष्ण सिंह जो ठिकानेदार था उसके यहाँ धरना दिया, परंतु कृष्ण सिंह के ऊपर का कोई प्रभाव नहीं पड़ा, बल्कि कृष्ण सिंह ने नानजी पटेल और ठाकरी पटेल जो नेता थे उनको मेवाड़ से निर्वासित कर दिया। 1906 में राव कृष्ण सिंह का देहांत हो जाता है, वो निसंतान होते हैं और उनके बाद में पृथ्वी सिंह उनका उत्तराधिकारी बनता है 1906 में। पृथ्वी सिंह को जब ठिकानेदार बनाया जाता है तो उसकी तलवार बंधाई की रस्म होती है, तो एक नया प्रकार का कर जनता पर लगाया जाता है जिसको तलवार बंधाई कर या उत्तराधिकार शुल्क कहते हैं। इस कर के बाद में किसानों का रोष आक्रोश बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, लेकिन उचित नेतृत्व न होने के कारण, पूरा संगठित प्रयास न होने के कारण किसान अत्याचार और शोषण सहते रहते। 1916 में इस आंदोलन किसानों का नेतृत्व करने के लिए एक व्यक्ति आता है, विजय सिंह पथिक, जिसका मूल नाम भूप सिंह है और ये उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर के रहने वाले होते हैं, गुठावली गांव के। एक्चुअली ये क्रांतिकारी थे और गोपाल सिंह खरवा, जो खरवा ब्यावर के पास एक ठिकाना है, उनके संपर्क में थे। सचिंद्रनाथ सान्याल के माध्यम से ये बम बनाना सीखने के लिए यहाँ खरवा आए थे और किसी षड्यंत्र में किसी क्रांतिकारी घटना को अंजाम देने के प्रयास में पकड़े जाते हैं और उनको टाटगढ़ जेल में बंद कर दिया जाता है और उसके बाद में टाटगढ़ जेल से फरार हो जाते हैं और टाटगढ़ जेल से फरार होने के बाद में साधु सीताराम दास से इनकी मुलाकात होती है। साधु सीताराम दास अब तक जो है वो इस बिजूलिया किसान आंदोलन को कह सकते हैं हम लोग देख रहे थे, उसका नेतृत्व कर रहे थे, इस आंदोलन के जनक कह सकते हैं हम साधु सीताराम दास को। तो साधु सीताराम दास विजय सिंह पथिक से आग्रह करते हैं कि भाई आप आओ और इस आंदोलन का नेतृत्व करो। तो विजय सिंह जेल से फरारी काट रहे होते हैं, तो ये इसका नाम, चूँकि मूल नाम भूप सिंह है, तो ये दाढ़ी वाड़ी बढ़ा करके और एक नया रूप में विजय सिंह के नाम से ये बिजोलिया आ जाते हैं। ये आकर के 1917 में ऊपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना करते हैं जिसमें 13 सदस्य होते हैं। हरियाली अमावस के दिन इसका गठन किया जाता है, श्रावण अमावस होती है और मन्ना पटेल को इसका सरपंच बनाया जाता है। 1918 में विजय सिंह पथिक वर्धा में गांधी जी से मुलाकात करते हैं और गांधी जी को पूरे बिजोलिया आंदोलन के बारे में उनका पूरा वर्णन और वहाँ की पूरी वृत्तांत उनको सुनाते हैं। गांधी जी अपने निजी सचिव महादेव देसाई को बिजोलिया की जांच के लिए भेजते हैं। जैसे ही ब्रिटिश सरकार को पता चलता है कि गांधी जी बिजोलिया किसान आंदोलन में रुचि ले रहे हैं और उनका निजी सचिव वहाँ जाँच के लिए आया है, तो आनन फानन में ब्रिटिश सरकार भी 1918-19 में एक जांच आयोग का गठन करती है, बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग। ये बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग जो है वो अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं ब्रिटिश सरकार को और सिफारिश की जाती है कि किसानों को करों में राहत दी जानी चाहिए और कुछ कर कम किए जाने चाहिए, परंतु ब्रिटिश सरकार भट्टाचार्य आयोग की रिपोर्ट पर कोई कार्रवाई नहीं करती। आक्रोशित होकर किसान सरकार को कर देना बंद कर देते हैं, भूमि पड़त छोड़ देते हैं। उससे ठिकानेदार और किसानों के संबंध और ज़्यादा खराब हो जाते हैं, ठिकानेदार का अत्याचार और अधिक बढ़ जाता है। इसी दौरान 1919 में जो विजय सिंह पथिक हैं वो एक राजस्थान केसरी नामक एक समाचार पत्र का प्रकाशन शुरू करते हैं जिसका उद्देश्य होता है किसान आंदोलन का प्रचार प्रसार संपूर्ण भारत तक करना। 1919 में वर्धा में ही विजय सिंह पथिक राजस्थान सेवक संघ की स्थापना करते हैं और
ये राजस्थान सेवक संघ 1919 में वर्धा में स्थापित हुआ, परंतु 1920 में इसका स्थानांतरण अजमेर कर दिया जाता है और अजमेर को इसका मुख्यालय बनाया जाता है। अजमेर से ही विजय सिंह पथिक जो है वो 2 समाचार पत्रों का प्रकाशन करते हैं, तरुण राजस्थान और नवीन राजस्थान। इसके अलावा गणेश शंकर विद्यार्थी से भी निवेदन करके विजय सिंह पथिक प्रताप समाचार पत्र के अंदर इस आंदोलन का प्रचार प्रसार संपूर्ण भारत तक करवाने का प्रयास करते हैं। तो ये आंदोलन पूरी तरह से अहिंसक रहता है। विजय सिंह पथिक जो है केवल राष्ट्रीयता का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, किसानों को संगठित करने का, उनको जागृत करने का प्रयास करते हैं और ब्रिटिश सरकार और ठिकाने के जो रियासतों के जो राजा हैं उन तक ये बात पहुंचाने का प्रयास करते हैं कि किस प्रकार किसान जो है वो अत्याचार और शोषण के शिकार हो रहे हैं। 1922 में ये आंदोलन और ज़्यादा उग्र होता है जब किसान कर नहीं देते और जो ठिकानेदार है वो कर वसूली के लिए अमानुषिक कार्यवाहियां करता है। तो ब्रिटिश सरकार राजपूताना के एजीजी रॉबर्ट हॉलैंड के नेतृत्व में एक जांच आयोग पुनः भेजती है। रॉबर्ट हॉलैंड सिफारिश करते हैं कि जो 84 प्रकार के टैक्स जनता पर लगाए गए हैं उनमें से कम 35 करों को बिल्कुल समाप्त कर दिया जाना चाहिए और शेष करों की दर में भी कमी की जानी चाहिए। परंतु एजीजी रॉबर्ट हॉलैंड की रिपोर्ट पर भी ब्रिटिश सरकार कोई ध्यान नहीं देती है। उसी दौरान बेगू चित्तौड़गढ़ में एक किसान आंदोलन शुरू होता है जहां रूपा जी और कृपाजी धाकड़ शहीद होते हैं। तो विजय सिंह पथिक जो है वो बेगू किसान आंदोलन में जुड़ जाते हैं। जैसे ही ये आंदोलन में जुड़ते हैं ब्रिटिश सरकार इनको गिरफ्तार कर लेती है और इनको जेल में डाल देती है। इसके बाद 1927 में इस आंदोलन का नेतृत्व माणिक्यलाल वर्मा के हाथ में आता है और हरिभाऊ उपाध्याय और जमनालाल बजाज इनको माणिक्यलाल वर्मा को निरंतर सहयोग करते हैं इस आंदोलन में। और माणिक्यलाल वर्मा भी किसानों को जागृत करना, किसानों को संगठित करना, अहिंसक तरीके से किसानों की मांगों को पुरजोर तरीके से ब्रिटिश सरकार के सामने, मेवाड़ महाराजा के सामने रखने का प्रयास करते हैं। परंतु फिर भी किसानों को कोई राहत या किसी प्रकार का कह सकते हैं हम टैक्सेस में कमी नहीं की जाती है। लेकिन आंदोलन सतत चलता है और अंत में 1941 में आकर के मेवाड़ के प्रधानमंत्री सर टी राघवाचार्य जो हैं वो अपने वर्मा के साथ समझौता करते हैं और किसानों की जो मांगे हैं उनको स्वीकार करते हैं। किसानों की ज़मीनें उन्हें सौंपी जाती है, किसानों पर लगाए गए अनावश्यक करों को हटाया जाता है, समाप्त किया जाता है, कुछ करों की दरों में कमी की जाती है। इस प्रकार 1941 में आकर के ये आंदोलन समाप्त होता है। तो लगभग 44 साल 1897 से 1941 तक, जो 44 साल तक ये आंदोलन चलता है। और इस आंदोलन की जो सबसे बड़ी खासियत है कि इसमें किसान कितना भी अत्याचार सहन करते हैं परंतु हिंसा नहीं करते। पूरी तरह से अहिंसा पर आधारित संगठित आंदोलन ये कहलाता है। और इस आंदोलन का प्रभाव न केवल राजस्थान में, बेगू में, नीमूचाणा में पड़ा, बल्कि भारत के अन्य राज्यों में भी इसका प्रभाव पड़ा। और कि इसने किसानों को जागृत करने के साथ साथ स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए भी मजदूरों और किसानों को प्रेरित किया।